नमस्ते, मेरा नाम है एडवोकेट शिवांग पुरी और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं एडवोकेट श्री आर के हसीजा जी। थैंक यू सर, आपने आज थोड़ा समय निकाला हमारे लिए। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी लॉ। तो सर, पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली में क्या होता है और गुड्स और सर्विसेज को हम करेक्टली क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम जब डील कर रहे हैं कमोडिटी बेस्ड टैक्सेशन को, तो वेरियस गुड्स अंडर द सन के ऊपर सेम रेट ऑफ टैक्स तो हो नहीं सकता फॉर वेरियस रीजंस। हमारी इकोनॉमी कुछ ऐसी है, तो डिफरेंट कमोडिटीज के ऊपर डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स प्रेस्क्राइब किया गया है। तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम गुड्स को एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्लासीफाई करें ताकि वो अप्रोप्रिएट टैक्स स्लैब के अंदर आ सके। तो पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू see that the goods are taxed appropriately for a particular rate of tax. सर, जैसे हम सबको ही पता है कि जीएसटी की क्लासिफिकेशन में कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 पे रिलाई किया जाता है। तो सर, इसके पीछे क्या रीजन है कि जीएसटी का अपना टैरिफ एक्ट नहीं है और कस्टम्स टैरिफ एक्ट कैसे अप्लाई किया जाता है सर जीएसटी के केसेस में? देखिए, जब जीएसटी लॉ बना तो वेरियस टैक्स लॉज को मर्ज किया गया, स्टेट वैट एक्ट्स को मर्ज किया गया, सेंट्रल एक्साइज एक्ट को मर्ज किया गया टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेशन थ्रू आउट इंडिया। वन रेट वन टैक्स द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इट इज़ बेटर कि उन्होंने ऐसा चीज अडॉप्ट करें जैसे कस्टम टैरिफ है। कस्टम टैरिफ के अंदर सभी गुड्स को क्लासीफाई किया गया है। तो जीएसटी के लिए भी उन्होंने ये सोचा कि हम इसको कस्टम टैरिफ को अडॉप्ट कर लें ताकि हमारे पास जीएसटी के सभी रेट्स सेम रहें सब जगह थ्रू आउट इंडिया। तो क्लासिफिकेशन जीएसटी के लिए कस्टम टैरिफ को अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने सोचा कि इसके अंदर ऑलरेडी अच्छी क्लासिफिकेशन कर रखी है, तो देयर इज नो नीड फॉर सेपरेट जीएसटी क्लासिफिकेशन टैरिफ। सर, ये क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी लॉयर्स हैं या बिजनेस एंटिटीज हैं वो बार बार एचएसएन कोड के बारे में काफ़ी सुनते हैं। तो सर, ये एचएसएन कोड क्या है? प्लीज जरा थोड़े सिंपल भाषा में बताइए कि एचएसएन कोड क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन स्कीम क्या होती है। देखिए, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जिसने एचएसएन एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनाए हैं। उसी को अडॉप्ट करते हुए थ्रू आउट द वर्ल्ड सभी कंट्रीज ने अडॉप्ट करते हुए अपने अपने कस्टम टैरिफ बनाए हैं। तो एक बहुत ब्रॉड बेसिस बनाया है उन्होंने, जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हर एक आइटम को कैसे क्लासीफाई करना है। उसको अडॉप्ट करते हुए कस्टम टैरिफ हमारा भी ऐसे डिजाइन किया गया, क्योंकि हम भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। तो हमने भी कस्टम टैरिफ जो बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द एचएसएन एक्सप्लेनेटरी नोट्स प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो सर, फिर क्या ये कहना सही होगा कि बिकॉज वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने एचएसएन कोड बनाया है और उसी के बेसिस पे हमारा कस्टम्स टैरिफ एक्ट है जो हम जीएसटी के लिए रिलाई करते हैं, तो हम एक यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं। वी आर ब्रिंगिंग दैट यूनिफॉर्मिटी नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड स्टेज। तो हम जैसे कहीं से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, आईजीएसटी अप्लाई होता है, 25 चीजें होती हैं। तो यूनिफॉर्मिटी हैज नाउ बीन ब्रॉट थ्रू आउट। क्या ये बोलना सही होगा? बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने खुद कहा कि आईजीएसटी लगता है, इंपोर्ट गुड्स के ऊपर भी आईजीएसटी लगता है एज ए पार्ट ऑफ द कस्टम ड्यूटी। तो उसके लिए इन्होंने यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कस्टम टैरिफ को बेसिस बनाना सही समझा और ठीक भी है। सर, अब मुद्दे की बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन करी कैसे जाती है और मतलब इसके रूल्स क्या होते हैं इसको इंटरप्रेट करने के लिए। हम देखते हैं एचएसएन नोट्स में कई बार कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं, वो क्या होते हैं और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी भी गुड्स या सर्विस को क्लासिफाई करें। जैसे कि मैंने बताया कि डब्ल्यूसीओ ने जो डिज़ाइन किया है एचएसएन एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जिसके अंदर 98 चैप्टर्स हैं। सभी गुड्स को चैप्टर्स 98 तक क्लासीफाई किया गया है। हमने भी उसी को अडॉप्ट करते हुए कस्टम टैरिफ अपना बनाया है, जिसके अंदर चैप्टर 1 to 98 है। तो डेफिनेटली अब एक पर्टिकुलर आइटम को क्लासीफाई करने के लिए कोई ना कोई तो बैकग्राउंड होना चाहिए। तो दे हैव इनेक्टेड द कॉल्स रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन भी हमारा कस्टम टैरिफ का पार्ट है, इज ए पार्ट ऑफ एनेक्टमेंट। तो हम उसी को फॉलो करते हुए गुड्स को क्लासीफाई करते हैं। सर, जो ये रूल्स हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आई थिंक 5 रूल्स हैं मेन जो काफ़ी पर्टिनेंट हैं फॉर क्लासिफिकेशन। इन 5 रूल्स के बारे में सर थोड़ा सिंपल तरीके से हमें बताएं।
उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक कस्टम टैरिफ के अंदर 98 चैप्टर्स हैं, तो 98 चैप्टर्स को फर्दर हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है और हेडिंग्स को फिर सब क्लासिफिकेशन देके सब हेडिंग में डिवाइड किया गया है। सब हेडिंग्स को फिर आगे डिवाइड करके उसको टैरिफ आइटम में डिवाइड किया गया है। तो चैप्टर जो है वो डबल डिजिट नंबर होता है, हेडिंग 4 डिजिट नंबर होता है, सब हेडिंग 6 डिजिट नंबर होता है और टैरिफ आइटम 8 डिजिट नंबर होता है। तो हर एक दूसरे की सब क्लासिफिकेशन होती है। तो उसको अडॉप्ट करके इन्होंने सेक्शन नोट्स बनाए हैं, चैप्टर नोट्स बनाए हैं, जिसको फॉलो करते हुए हमें गुड्स को क्लासीफाई करना है। से फॉर एग्जाम्पल पहला रूल है कि मोस्ट ऑफ द गुड्स कैन बी क्लासिफाइड एज पर द फर्स्ट रूल इटसेल्फ, बिकॉज उसमें लिखा हुआ है कि वी हैव टू क्लासीफाई द गुड्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नोट्स एंड चैप्टर नोट्स। तो चैप्टर नोट के अंदर एक पर्टिकुलर मोस्टली लिखा होता है कि दिस चैप्टर डज नॉट इंक्लूड दिस एंड दिस आइटम ऑफ दैट चैप्टर। तो इट मीन्स वो चैप्टर उसमें नहीं जाएगी, उस चैप्टर में जाएगी जहाँ पे एक्सक्लूजन दे रखी है। तो ऐसे हम फर्स्ट रूल जो है इटसेल्फ बड़ा क्लियर है। मैं वो एग्जांपल दे सकता हूँ अगर आप इसमें आगे पढ़ना चाहें तो। से फॉर एग्जांपल क्रिसमस के टाइम पे सो मेनी फेस्टिविटीज़ का हम अडॉप्ट करते हैं, उसके अंदर बहुत से आर्टिकल्स होते हैं। एक चैप्टर है 95 में लिखा हुआ आर्टिकल्स फॉर क्रिसमस फेस्टिविटीज, लेकिन उसके अंदर एक नोट है, दिस चैप्टर डज नॉट कवर कैंडल्स ऑफ चैप्टर 3406। इट मीन्स जो कैंडल्स हैं वो 95 में ना रह करके 34 में चली जाएंगी। तो देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर नोट वी हैव टू क्लासिफाई द कैंडल्स अंडर चैप्टर 34, नॉट अंडर 95। और सर ये आपने जो एग्जांपल दिया बहुत रेलेवेंट भी है, क्योंकि जब आप कैंडल के बारे में सोच रहे हैं तो एक आम आदमी या एक नॉर्मल बिजनेस एंटिटी उसको सिर्फ कैंडल नहीं सोचेगी, वो तो सोचेगा कि हम क्रिसमस की डेकोरेशन बेच रहे हैं। तो शायद सिर्फ एक हेडिंग पढ़ के वो क्रिसमस की डेकोरेशन तक पहुंच जाएंगे और वहां पे उसे डाल देंगे। बट एज यू हैव एक्सप्लेन्ड कि सिर्फ हेडिंग देखने से काम नहीं होगा, एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे और आगे के रूल्स भी जैसे आप डिस्कस करेंगे उन्हें भी देखना पड़ेगा। Because section note itself says that, because section note being a part of the enactment, and as per rule 1, section note becomes very important. Section note पढ़ने से ही आपको पता चलेगा कि this chapter does not include candles, therefore it will go to chapter 34. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, we will come to that. जी सर। तो सर सेकंड रूल क्या है इसका? सेकंड रूल पार करते हैं जी। सेकंड रूल को डिवाइड किया गया रूल 2A एंड 2B में। उसके अंदर बहुत से एग्जांपल कह सकते हैं हम इसे, कि एक मैं बताता हूँ, इट टॉक्स अबाउट इनकम्प्लीट, अनफिनिश्ड, अनअसेंबल्ड और डिसअसेंबल्ड गुड्स। बहुत सी आइटम ऐसी आती हैं, बिकॉज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक पर्टिकुलर फोटोकॉपी मशीन है, बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट्स इट कैन नॉट बी पैक्ड इन ए ह्यूज वॉल्यूम। इसके जो पार्ट्स हैं इट कैन बी पैक्ड इन सच ए वे कोई भी आदमी इसको प्लग एंड प्ले कर सकता है सिंपली अटैचमेंट करके। तो चाहे वो डिसअसेंबल्ड है पर अपने आप में वो कंप्लीट फोटोकॉपियर है जी। तो देयरफॉर इवन इफ द फोटोकॉपियर इज कमिंग इन सेमी knocked down condition, but when it has complete thing unassembled, it will be classified as a photocopier only. ओके। और ये एक सर ने एग्जाम्पल दिया, ये एक जनरल रूल नहीं है। आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि कुछ केसेस में अगर वो जैसे सर ने कहा सेमी नॉकडाउन कंडीशन में है या फुली प्रोड्यूस कंडीशन में नहीं है, तो उन केसेस में क्या होगा। सर उससे पहले हम बढ़े तो हम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रूल भी थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करना चाहेंगे। बिल्कुल श्योर, व्हाई नॉट। नहीं, रूल 2 के अंदर एक और भी चीज है। रूल 2 के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्सचर्स है, कॉम्बिनेशन एक्सेट्रा। तो मिक्सचर, दो आइटम का मिक्सर हो सकता है, तो वो गुड्स कहाँ क्लासीफाई होंगी। सो रूल 2B के हिसाब से मिक्सर एंड कॉम्बिनेशन को क्लासीफाई किया गया है। ऐसे रूल 3 है कि अगर रूल 2 के हिसाब से आप गुड्स को क्लासीफाई नहीं कर पाते, यू हैव टू गो बाय रूल 3 में एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको। टेक्सटाइल्स हैं, टेक्सटाइल के अंदर जैसे पॉलिस्टर है, कॉटन है, रेयन है। अगर 50-50 है तो कैसे क्लासीफाई करेंगे, वो रूल 3 के अंदर आता है। अगर वो मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स, मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स इज कॉटन, तो कॉटन में क्लासीफाई करेंगे। अगर मेजॉरिटी इज द पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर में करेंगे। तो इस तरह करेंगे। कुछ आइटम ऐसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेडिसिन, आप मेडिसिन डेली खाते हैं, एक टैबलेट खाते हैं। टैबलेट के अंदर क्या होता है कि
मेडिसिन का पार्ट तो बहुत कम होता है, लेकिन टैबलेट के अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट इज ओनली टू गेट द मेडिसिन इन योर बॉडी एज ए मीडियम. अगर हम कहेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का वेट ज़्यादा है और दवाई का जो उसके अंदर पोर्शन है बहुत कम है, तो हम कहाँ लेके जाएंगे उसको? केमिकल में लेके जाएंगे या कैल्शियम कार्बोनेट में ले जाएंगे? हियर द एसेंशियल कैरेक्टर इज गिवन बाय द medicine, not by the calcium carbonate. Precisely. Correct. So therefore, we have to classify according to the essential character, and not by the majority of the material. So these rules help us to classify the goods accordingly. तो ये तो सर रूल 3 था. अब रूल 4 एंड रूल 5 की बात करते हैं सर. रूल 4 है कि इसके अंदर जहाँ भी आप चाहते हैं कि कहीं भी क्लासीफाई नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू द रूल, बिकॉज फर्स्ट रूल इज दैट इट हैज टू बी अप्लाइड सीक्वेंशियली. रूल 1, अगर रूल 1 नहीं मिलता आपको हेल्प नहीं करता रूल 2, रूल 2 से नहीं मिलता रूल 3, अगर तीनों रूल नहीं लगते देन बिकम रूल 4. ओके. तो अकॉर्डिंग टू द रूल 4 अगर गुड्स कहीं क्लासीफाई नहीं हो सकती तो इट इज रूल कॉल्ड, दिस रूल इज कॉल्ड एकिन रूल. एकिन मींस उसके आसपास की गुड्स कहाँ जाती हैं. ओके. सो वी हैव टू अप्लाई दैट रूल. मतलब एक ही थाली के जो चट्टे बट्टे हैं उनको सब एक साथ रखो. एकिन है यूज जैसे मिलती जुलती चीज है उसकी. यू हैव टू अप्लाई दैट रूल. हालांकि इसकी बहुत एग्जाम्पल कम मिलेंगे आपको. और सर आखिरी रूल जो रूल 5 है उसके अंदर होता है कि जैसे कॉम्बिनेशन आइटम होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कैमरा है, कैमरा के साथ आपका कैमरा केस आ गया, ठीक है. आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उसका बॉक्स आ गया. अगर दोनों चीजें आपको साथ मिलती हैं बाजार में जाते हो, अगर कैमरा मिलता है तो कैमरे के साथ उसका कवर मिलता है, तो आप कवर को सेपरेटली क्लासीफाई नहीं कर सकते. रूल 5 सेज दैट व्हेन द गुड्स आर गिवन इन combination with is a packing material also you can say, you can ease of convenience for carrying. So camera case, instrument or musical instrument box will go along with the item itself. Okay. That is rule 5. अंडरस्टूड सर. तो सर हमने कुछ कुछ एग्जांपल्स तो डिस्कस किए, बट मैं और भी थोड़े एग्जांपल समझना चाहता हूँ आपसे जिसमें क्लासिफिकेशन का इशू था या कंफ्यूजन था, और फिर इस कंफ्यूजन को कैसे रिजॉल्व किया गया. Most of the items under the S12 central excise tariff were having very grey areas, very thin line difference. Sometimes we say it is cosmetic, sometimes it is medicine. If we apply cream on the face, it is not containing a medicine. But if it is containing a medicine, ये cosmetic में जाएगी या medicine में जाएगी. Very thin line difference between cure and care. If we apply a simple cream, it is for care. If we apply a cream with medicine, it is for cure. The moment we say it is for cure, it will go into medicine. The moment we say it is for care, it will go under cosmetics. तो इस तरह की ग्रे एरियाज बहुत आते हैं. मेडिकल आइटम भी आते हैं, फूड प्रोडक्ट से अंदर आ सकते हैं, केमिकल आइटम्स है, मेंथॉल, कॉस्मेटिक्स. एक आइटम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फर्टिलाइजर्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. अक्सर देखा गया है कि कुछ आइटम हम बोलते हैं कि ये फर्टिलाइजर है. कुछ आइटम ऐसी होती हैं जैसे सीवीड से बनी होती हैं, दिस आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होता है कि एक प्लांट को खाली प्रमोट नहीं करता, उसको रेगुलेट करता है. रेगुलेट इन द सेंस के जरूरत से ज़्यादा बढ़ने नहीं देता और जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना बढ़ जाता है. उसको प्रोहिबिट भी करता है और ग्रो भी करता है. वेयर फर्टिलाइजर्स अलाउ टू ग्रो. सो इन चीज़ों में थिन लाइन डिफरेंस होता है कि चैप्टर में फर्टिलाइजर आइटम है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है. इसके डिस्प्यूट बहुत चले हैं पहले. फिर आइटम मोस्टली डिस्प्यूट में रहती है पार्ट्स ऑफ मशीनरी, उसके अंदर बहुत डिस्प्यूट चले हैं. ऐसे टेक्सटाइल के आइटम्स हैं, उसके अंदर डिस्प्यूट चले हैं. तो ऐसे ऐसे आइटम्स के डिस्प्यूट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने या ट्रिब्यूनल ऑलरेडी सेटल किया है. वी हैव टू गो बाय दैट लॉजिक एंड एज वेल एज द एक्सप्लेनेटरी नोट्स गिवन बाय द WCO, एंड समटाइम्स वी हैव टू टेक एक्सपर्ट ओपिनियन आल्सो. तो सर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, क्लासिफिकेशन के लिए जो रूल्स हैं वो तो हैं ही, बट उसके अलावा भी एक फाइन ट्यून अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि गुड एक्चुअली कहाँ लाए करेगा. तो सर बिजनेसेस को क्लासिफिकेशन स्पेशली, क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड तो अब GST ही है, एंड
एज यू सेड सर, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपका टैक्स का ब्रैकेट चेंज हो जाएगा एंड इश्यूज आते भी हैं वेरी रेगुलरली, वी आर सीइंग सच इश्यूज. सो क्लासिफिकेशन कैसे करना चाहिए बिजनेसेस को, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है और लोगों से बात करी है, वो गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके वो प्रोडक्ट का टाइप करते हैं नेम, और फिर जो भी गूगल उन्हें क्लासिफिकेशन दिखाता है उसको वो अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर अल्टीमेटली उन्हें इश्यूज आते हैं. तो सर कैसे क्लासिफिकेशन करना चाहिए बिजनेसेस को मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत फाइन ट्यून अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसमें. बिल्कुल सही कहा आपने. गूगल कैन नॉट बी द फाइनल सोल्यूशन. गूगल के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन सही भी होती है, गलत भी होती है. तो इट इज़ बेटर टू कंसल्ट एक्सपर्ट्स इन द फील्ड हु हैव बीन डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट्स. मैं तो एडवाइस करूंगा कि अगर आप एडवांस रूलिंग ले सकें इसके ऊपर, वो बेटर है. तो समटाइम्स क्या होता है, एडवांस रूलिंग भी सही नहीं आती, तो वो अगर आपने एडवांस रूलिंग ले ली, आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है. तो उसके बेटर है कि एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए. अगर आपने एडवांस रूलिंग लेनी है, उसके डिफरेंट तरीके हैं, तो बेटर है कि यू कंसल्ट द एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड टू गेट द प्रॉपर क्लासिफिकेशन. इफ रिक्वायर्ड वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड लाइक साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स लाइक दैट. तो उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन के बेस के ऊपर वी कैन अराइव एट द करेक्ट क्लासिफिकेशन. सर ये चीज़ आपने बिल्कुल ठीक बोली, बिकॉज काफ़ी कंफ्यूजन रहता है एसएससीज को भी, और वो चाहते हैं एक सोल्यूशन. तो एडवांस रूलिंग इज़ अ वेरी गुड आइडिया. एंड कई बार आप अपने जो जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर है उसको भी अप्रोच कर सकते हैं. हेल्प डेस्क बने हुए हैं जीएसटी के, उसमें भी अप्रोच कर सकते हैं. बट मैंने जो एक इशू देखा है बहुत कॉमन, एंड नॉट ओनली इन जीएसटी बट उससे पहले भी, लोग अपने आसपास के लोगों का देख लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्सटाइल बना रहे हैं, तो जो मेरे बगल के फैक्ट्री वाले ने उसका क्लासिफिकेशन किया, मैंने भी वही क्लासिफिकेशन कर दिया. मैंने अपने 3-4 इंडस्ट्री फ्रेंड्स ने जो क्लासिफिकेशन उसका किया उससे भी कर लिया. बट इन केसेस में भी, एज सर राइटली पॉइंटेड आउट, वी हैव सीन मल्टीपल इंस्टेंसेस जहां बहुत लोगों ने गलत क्लासिफाई किया हुआ था. सो जस्ट बिकॉज आपका नेबर उसको गलत क्लासिफाई कर रहा है डजंट गिव यू द राइट कि आप भी उसको गलत क्लासिफाई करें. एज सर राइटली पॉइंटेड आउट, आप एक्सपर्ट से मिलिए, आप जो टेक्निकल उस प्रोडक्ट को समझते हैं उनसे मिलिए, और फिर ऑब्वियसली देर आर पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन हैंडलिंग क्लासिफिकेशन इशूज, स्पेसिफिकली इन टैक्स रिलेटेड मैटर्स, आप उनसे मिलिए. एंड अगेन अगर आपको बिल्कुल ही सर्टेनिटी चाहिए, विद ऑब्वियसली दी राइडर की आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, आप AAR डिसीजंस भी ले सकते हैं. इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको. जैसे अब जीएसटी है, इट इज ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स. अगर आपके सप्लायर ने एक आइटम क्लासीफाई करके टैक्स लगा दिया है, आप उसको आगे सप्लाई कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि चाहे आपके सप्लायर ने एक पर्टिकुलर रेट लगा दिया, क्या आप उसको सही फॉलो कर रहे हैं? सिंपली बिकॉज आपके सप्लायर ने ये रेट लगाया है, ये क्लासिफिकेशन है, क्या आपकी क्लासिफिकेशन सही है? ये लायबिलिटी आपकी है. तो इस केस के अंदर तो डिस्प्यूट आ सकते हैं. इट इज बेटर टू गेट द थिंग्स रिजॉल्व्ड एट द अर्लीस्ट. बिल्कुल ठीक बात है सर. मतलब वो ये, जैसे हमें बचपन से बोला जाता है कि अगर कोई और कुएं में कूद रहा है तो तुम भी कूद जाओगे, तो वो वही बेसिक वाला सिस्टम है. और ये तो सर पता ही है सबको कि जीएसटी डिपार्टमेंट का बस चले तो वो तो भगवान पे भी टैक्स लगा देंगे. तो इसलिए बेटर है कि हम एक क्लैरिटी के साथ चलें, और 18% हर चीज़ पे सर इंटरेस्ट लगा देते हैं जीएसटी वाले, तो वो छोड़ेंगे नहीं, आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा. तो हमेशा बेटर है कि आप क्लासिफिकेशन के बारे में श्योर रहें, क्योंकि वो आपका बेसिस है टैक्स का. तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर करी, हमें रूल्स के बारे में बताया, हमें एग्जाम्पल्स दिए, और ये बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है जीएसटी का. तो होपफुली जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कुछ फ़ायदा होगा उनका इस वीडियो से. और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट्स हों तो आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछ सकते हैं. हम सर से वो डाउट्स क्लियर करवा के आपको एक जवाब देंगे. होपफुली आपके फ़ायदे में ही रहेगा ये पूरा वीडियो एंड एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू.